नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। नीट पेपर लीक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई जारी है। 40 से ज्यादा याचिकाओं पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच सुनवाई कर रही। सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, मूल रूप से आप हजारीबाग पटना पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। बहादुरगढ़ में भी कुछ खामियां हैं। क्या पेपर सुबह 9 बजे लीक हुआ और 10:30 बजे तक हल हो गया? देखना होगा कि पेपर लीक कितने व्यापक है, क्या यह स्थानीय स्तर पर है। हमारे पास अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं जिसमें यह पता चले कि लीक इतना व्यापक है कि पूरे देश में फैल गया था। आपने सिस्टम की नाकामी कहां दिखाई है? कहां पेपर लीक से हटकर अनियमितताओं पर जाने से समस्या का समाधान कैसे होगा? यदि खामियां हैं तो उन्हें दूर करने के लिए क्या क्या करेंगे? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हैं आज सुप्रीम कोर्ट में पूछे गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास अभी तक कोई, जैसे मैंने आपको बताया, व्यापक पूरे देश भर में जिस तरीके से ये लीक की बात हो रही है, ऐसा सबूत फिलहाल नहीं है। लेकिन सुनवाई अभी चल रही है, अहम सुनवाई है। इसकी जो गूंज है वो संसद में और सड़क पर हर जगह सुनाई पड़ रही है। रवीश, मेरे सहयोगी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से। रवीश, एक बार फिर से कई अहम सवाल आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछे। क्या क्या जवाब दिए गए एनटीए की ओर से और अभी कार्रवाई में क्या हो रहा है? देखिए अंकित, सबसे बड़ी बात यह रही कि आज की पूरी सुनवाई में ये मान लिया गया है कि पेपर लीक हुआ है। अभी तक जो है वो एनटीए इस मामले पर कई सारे यू टर्न ले चुकी है। पहले उन्होंने कहा कि ये केवल 1600 बच्चों का मामला है, उनकी शिकायत का मामला है। उसके बाद ये कहा कि स्पेसिफिक लीक हुई है, और अब उन्होंने ये कहा था कि ये लीक नहीं हुआ है, ब्रीच हुआ है। लेकिन अब सीजीआई ने ये कह दिया है कि नहीं, लीक हुआ है, और लीक भी कोई 1-2 घंटे पहले नहीं, बल्कि प्रश्न पत्र परीक्षा होने से एक दिन पहले ये लीक हुआ है। यानी 4 मई को लीक हुआ है, 5 मई को ये परीक्षा थी। अब इस लीक का दायरा कितना बड़ा है, इसके बारे में एनटीए ये कह रहा है कि लीक का दायरा बड़ा नहीं है। लीक हजारीबाग में हुआ, लोकलाइज हुआ, स्थानीय लेवल पर हुआ, और ये फैला नहीं है। उन्होंने उस टेलीग्राम पर भी सवाल उठाया, जो टेलीग्राम जो है, टेलीग्राम का वीडियो काफ़ी सर्कुलेट हुआ, जिसमें नीट का जो प्रश्न पत्र है वो दिख रहा है। उसके टाइमिंग को लेकर ये सवाल उठाया। एनटीए ने कहा कि वो 5 तारीख की शाम का वीडियो है, वो 4 तारीख का नहीं है। लेकिन इसके बाद याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि नहीं, टेलीग्राम में ये व्यवस्था नहीं है कि आप किसी भी वीडियो के तारीख को और टाइम को बदल दें, तो ये 4 तारीख का है। तो ये सारी चीज़ें इसके बाद में पुलिस की ओर से ये बताया गया। आज जो सुनवाई हुई है उसमें एक पक्ष ने ये कहा है कि चूंकि एनटीए की जो पवित्रता है वो उस पर सवालिया निशान खड़े हुए हैं, और इस एनटीए की परीक्षा को जो है, नीट की परीक्षा को दोबारा करवाया जाए। अभी फिर से जो है वो सुनवाई चल रही है, और अब जो है वो सीजीआई तमाम सारे सवाल पूछ रहे हैं। ये आज तय माना जा रहा है कि आज सुनवाई के बाद में सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुना सकता है। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं, अभी बहुत सारी चीज़ों का जवाब जो है वो कोर्ट को भी मिलना है। मसलन इस बात को है कि कई सारे लोगों ने ये आंकड़ा पेश किया, उस डेटा को पेश किया जो शनिवार को 12 बजे एनटीए ने जारी किया। उसमें ये कहा गया कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि भारत में टॉप 100 में 71 जो सेंटर हैं वो राजस्थान के हों, उसमें से 71 में से 49 जो सेंटर हैं वो सीकर के हैं। हालांकि सीकर एक बहुत बड़ा कोचिंग हब है। जो सरकार की तरफ से ये कहा गया कि चूंकि सीकर में काफ़ी कोचिंग हब है, देश भर के जो छात्र हैं वहाँ पढ़ने आते हैं, तो इसकी वजह से हो सकता है। लेकिन ये सारे कहीं ना कहीं एक रेड फ्लैग की ओर इशारा किया याचिकाकर्ताओं के वकील ने कि कहीं ना कहीं इनकी जांच करने की ज़रूरत है। जब उनसे सीजीआई ने पूछा कि आपके पास में क्या
आखिर सबूत है कि आप ये कह रहे हैं कि इसका जो लीक का फैलाव है वो देश भर में हुआ है। तो उन्होंने ये सारे डेटा को प्रस्तुत किए और ये भी कहा, एक राजकोट के सेंटर का मामला सामने आया जिसमें करीब 70% जो है वो छात्रों ने नीट की परीक्षा को क्वालिफाई किया है। तो याचिकाकर्ता के वकील का ये कहना था कि ये जांच वो नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये जांच एजेंसी का काम है कि वो इन सारे रेड फ्लैग्स की जिनकी निशानदेही याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने किया है, उन रेड फ्लैग्स को जो है वो एड्रेस किया जाए, उनकी जांच की जाए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। लेकिन याचिकाकर्ता के वकील का साफ तौर पर यह कहना था कि ये जो नीट की परीक्षा है वो दोबारा होनी चाहिए। रवीश, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। याचिकाकर्ता जो हैं वो अभी भी मांग कर रहे हैं कि नीट की परीक्षा दोबारा हो। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमें कम से कम ये सबूत जरूर देखना होगा कि ये कितना व्यापक लीक का मामला है। और आज जैसे रवीश बता रहे थे, महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि एनटीए ने मान लिया है कि पेपर तो लीक हुआ है। अब वो क्या सिर्फ बिहार में हजारीबाग में ही सीमित था या और जगह पर भी पहुंचा है, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर आगे जो पूरी जो बहस चल रही है उसमें खुलासे जरूर होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास अब तक कोई ऐसा सबूत नहीं है जिसमें यह पता चले कि लीक कितना व्यापक है या पूरे देश में फैला था या नहीं। हालांकि सीबीआई और पुलिस की कार्रवाई में अब तक कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, अलग अलग जगहों से गिरफ्तार हुए हैं। नीट के पेपर लीक के केस में गिरफ्तारियां अब तक 25 से ज्यादा हो चुकी हैं। और कहां कहां से हुई हैं? बिहार में करीब 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। झारखंड की अगर बात करें तो 6, गुजरात में 5, महाराष्ट्र से 2, यानी कि कुल मिलाकर यहां पर बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र 4 राज्य ऐसे हैं जहां से गिरफ्तारियां हुई हैं। तो क्या यह सिर्फ बिहार तक ही सीमित था? इस पर इन गिरफ्तारियों से एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। नीट पेपर लीक केस में गिरफ्तारियां जो हैं वो रांची मेडिकल कॉलेज की छात्रा, वहां पर एक छात्रा है सुरभि, उनको गिरफ्तार किया गया है। हजारीबाग से सुरेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। पटना से एमबीबीएस के 4 छात्रों को हिरासत में लिया गया है। भरतपुर के जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज के 2 छात्रों को गिरफ्तार किया गया है। हजारीबाग के OACS स्कूल के प्रिंसिपल समेत 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। 16 जुलाई को पटना के पंकज की गिरफ्तारी हजारीबाग से हुई थी। वहीं राजकुमार सिंह की गिरफ्तारी हुई। लातूर से 2 शिक्षकों समेत कई छात्रों को गिरफ्तार किया गया। तो कम से कम गिरफ्तारियों का अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये व्यापक कई सारे राज्यों में ये गिरफ्तारियां हुई हैं। तो क्या इससे अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि एक जगह से ज्यादा, एक राज्य से ज्यादा कम से कम ये पेपर लीक की घटना सामने आई है। नीट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच, जैसे मैंने कहा, सड़क से लेकर संसद तक नीट की चर्चा है। आज लोकसभा में भी यह मुद्दा गूंजा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार और कुछ करे या नहीं करे, पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर बनाएगी। इस पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार करते हुए कहा कि पेपर लीक के साफ सबूत नहीं है। इस बहस में हस्तक्षेप करते हुए नेता विपक्ष राहुल गांधी ने देश की परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए और उन्होंने कहा कि लोगों को लगने लगा है कि जो अमीर है वो रिजल्ट खरीद सकते हैं। इस पर तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और स्पीकर ओम बिरला ने भी नेता विपक्ष के बयान पर ऐतराज जताते हुए कहा कि सभी परीक्षाओं पर सवाल उठाना उचित नहीं है। इससे दुनिया में देश की शिक्षा प्रणाली की छवि खराब होगी। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि पूछें। अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब, कैसे, किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीजें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2,000, 2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं।
कई सेंटर्स में 2000 से ज्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज्यादा सबसे ज्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। सर मैं एक अभी उसमें केरल के विद्यार्थी भी अच्छे किए हैं, क्या हम ये कहेंगे भी वहां भी कुछ गड़बड़ी हुई थी? ऐसे आरोप करना, मैं देश की ग्रामीण इलाका, देश की एसटी एससी इस बार सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश की एसटी एससी ग्रामीण बैकग्राउंड आर्थिक पिछड़े लोगों की है। क्या हम उनकी मेधा को हम चुनौती देते हैं? और बाकी रहा क्वेश्चन पेपर लीक की, सर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहां दायित्व में थे उस सूबे की, सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। The issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश की प्रजातंत्र में चुन के मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूं। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूं सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए। उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे। उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की? क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की? उन्होंने उस बिल को उल्टा किया, किसके दबाव में उल्टा किया? क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी घूसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उल्टा किया था? सच सुनने की सामने ही है। ये मैं किसी की विद्वता में प्रश्न नहीं उठाता हूं, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उल्टा किया। ये हमको प्रश्न पूछते हैं। कुछ अर्से पहले इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने हफ्ते में 70 घंटे यानी कि 14 घंटे, अगर 5 दिन आप काम कर रहे हैं, काम करने की उन्होंने वकालत की थी, बात कही थी। तब इसको लेकर बहुत हंगामा हुआ था, बहुत सारे लोगों ने इस पर नाराजगी जताई थी। अब कर्नाटक सरकार ने आईटी और आईटीएस पेशावरों के लिए
काम के घंटे बढ़ाने की योजना बना ली है। इसके लागू होने पर हर कामगार को रोजाना 14 घंटे और हर हफ्ते में 70 घंटे काम करना होगा। राज्य में आईटी और आईटीएस क्षेत्र के कर्मचारी संगठन केआईटीयू ने बताया है कि यह प्रस्ताव श्रम विभाग की ओर से पेश एक मीटिंग में किया गया था। इस बैठक में कर्नाटक शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में परिवर्तन करने की बात कही गई। केआईटीयू ने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा है कि अगर यह बदलाव लागू होगा तो यह कामकाजी वर्ग पर सबसे बड़ा हमला होगा, क्योंकि कंपनियों को मौजूदा 3 शिफ्ट में सिस्टम से हटकर 2 शिफ्ट वाली प्रणाली अपनाने की इजाजत मिल जाएगी। ऐसे में कई लोग नौकरी से बाहर हो जाएंगे। अगर यह प्रस्ताव अमल में आता है तो बेंगलुरु शहर पर इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा, जो देश में आईटी हब के तौर पर पहचाना जाता है। यानी कि इस पर अब बहस शुरू हो चुकी है कि क्या इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कामकाज करने का तरीका ज्यादा बेहतर होगा, या मालिकों को खुली छूट दी जा रही है अपने जो कामगार हैं उनको एक्सप्लॉइट करने की, उनका शोषण करने की। Sir, there is an issue of working hours to be extended for IT employees, sir. There is some of the groups have opposed it, saying that No, let anyone, I may oppose, you may oppose. We have to take them into conference. It is, the working hours will be different from the outer part of the country on the international timings. So we will discuss with them. Or we will call all of them and look at, we want them to have a very peace atmosphere. मेरे सहयोगी निहाल किदवई इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निहाल, कुछ दिन पहले सरकार एक बिल का प्रस्ताव लेकर आई थी जिसमें जो कन्नडिगा लोग हैं उनको रखने की बड़ी बात हुई, उसको बड़ा विरोध झेलना पड़ा। तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि सरकार जो आईटी इंडस्ट्री के लोग नाराज थे उन्हें मनाने के लिए कह रही है कि 14-14 घंटे काम करा लीजिए। देखिए, ऐसा है कि अब से थोड़ी देर पहले कर्नाटका के जो श्रम मंत्री हैं संतोष लाड, उनसे हमने बात की और उन्होंने एक बात बिल्कुल साफ कर दी कि फिलहाल सरकार किसी भी जल्दबाजी में नहीं है। उद्योग जगत यानी आईटी आईटीएस से जुड़े हुई जो कंपनियां हैं उन लोगों ने सरकार को अप्रोच किया और कहा कि जो वर्किंग आवर्स है पहले 10+2 था, यानी 10 घंटे प्लस 2 घंटे ओवर टाइम के होते थे, उसको बढ़ा के 12+2 कर दिया जाए, यानी 14 घंटे कर दिए जाए। इस पर जो यूनियन है एम्प्लॉयज़ का वो आपत्ति कर रहा है और ऐसे में श्रम मंत्री संतोष लाड का कहना है कि सरकार फिलहाल किसी भी जल्दबाजी में नहीं है। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे कंपनियां हों, सब ने बात नहीं की है। कुछ बड़ी कंपनियां, कुछ जाने माने नाम ने सरकार से बात की है। ऐसे में जितनी भी कंपनियां हैं, तकरीबन 1,500 के आसपास कंपनियां हैं, 1,500 नहीं सही, लेकिन इन कंपनियों से जुड़े हुए जो संगठन है जैसे नेस्कॉम है और दूसरे जो संगठन हैं, उन सब के साथ पहले सरकार बैठक करेगी। उसके बाद एम्प्लॉयज़ के साथ बैठक करेगी। 20 लाख के आसपास एम्प्लॉयज़ यहाँ कर्नाटका की अलग अलग आईटी आईटीएस कंपनियों में काम करती हैं और ऐसे में इन सब से बातचीत करने के बाद सरकार फैसला करेगी कि कर्नाटका शॉप्स एंड फैक्ट्रीज एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट 1961 में बदलाव लाया जाए या ना लाया जाए, यानी श्रम कानून में बदलाव ला करके वर्किंग आवर्स को बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। क्योंकि हाल ही में स्पेशल रिजर्वेशन का जो मामला सामने आया था कन्नडिगास के लिए, उसमें जिस तरह से सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा था, उसके बाद सरकार ने यह तय कर दिया है कि जल्दबाजी में अब वो कोई फैसला करने वाली नहीं है। तो श्रम मंत्री ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जब तक के स्टेक होल्डर से बात नहीं होगी तब तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी ऐसा लगता नहीं है कि मौजूदा सत्र में इस बिल को टेबल पर रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सत्र में आए ना आए, लेकिन उसके पहले जिसको कहते हैं राजनीति, इस पर जरूर गर्मा गई है। इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं बहुत तीखी आनी शुरू हो गई। वहीं गुड़गांव के आईटी हब में भी इस सवाल की गूंज है। लोग नाराज हैं कि अब 14 घंटे रोज के कामकाज की नई संस्कृति बनाई जा रही है। वहां के आईटी प्रोफेशनल से हमारे सहयोगी अतुल ने बात की और उन्होंने क्या क्या अब लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, आपको सुनाते हैं। कर्नाटक की सरकार ने शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में अमेंडमेंट लाने वाली है, संशोधन करने वाली है, जिसके बाद वहाँ के जो कार्य का जो घंटा है वो 10 से 14 घंटा हो जाएगा और इसका आईटी प्रोफेशनल से वो खासा विरोध कर रहे हैं। हम इस वक्त डीएलएफ साइबर सिटी में हैं गुरुग्राम में, और यहाँ पे हम हमारे साथ कुछ आईटी प्रोफेशनल हैं जिनसे हम बात करेंगे कि उनका क्या सोचना है इस 10 से 14 घंटे का जो कार्य का जो घंटा है उसको बढ़ाया जा रहा है, उसके बारे में क्या सोचते हैं।
सर आप अपना नाम बताइए। तुषार। तुषार जी, आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, क्या 10 से 14 घंटा काम जो घंटा है होना चाहिए क्या? हाँ, देखो बात ये है ना भाई कि 10 से 14 घंटा काम तो हम वैसे भी करते ही हैं। बढ़ा दो, आपको बढ़ाना है तो देखो जितने घंटे आप बढ़ा दोगे वो घंटे बढ़ाने से काम थोड़ी ना बढ़ता है ना भाई। तो जितना काम करना होगा हम तो उतना ही काम करेंगे। बाकी बढ़िया है भाई, बढ़ाओ, बढ़िया सपोर्ट, आई सपोर्ट द गवर्नमेंट। बढ़ाओ भाई, बिल्कुल भाई, फुल सपोर्ट है भाई। बढ़ाओ एकदम, 14 आवर कर दो, 15 कर दो, मैं तो कह रहा 24 आवर कर दो भाई। ऑफिस में एक बढ़िया सा बेड डलवा दो मस्त हम काम करेंगे यार, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत पैशनेट होंगे हम लोग। 20,000 रुपये सैलरी में, बढ़िया भाई, गुड जॉब। तो आप ये देखिए कुछ सरकास्टिक कमेंट करें। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप देखा जाए तो 14 घंटा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और स्पेशली अगर मैं उन लोगों की बात करूं कि जो लॉन्ग ट्रैवल करके ऑफिस आते हैं, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे लाइक इट टेक्स लिटरली 1 to 2 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक। तो अगर मैं 2-3 घंटे का ट्रैवल मान लूँ, उसके बाद 14 घंटे भी काम करना पड़े और सैलरी बहुत उतनी अच्छी ना हो, तो वर्क लाइफ बैलेंस तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। तो ये बहुत बेकार है। एंड व्हाट आई थिंक इज़ रादर दैन फोकसिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ वर्क, गवर्नमेंट को और जो भी हमारे आईटी सेक्टर के जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, राइट। क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 14 घंटे काम करा रहे हो, 18 घंटे काम करा रहे हो, लेकिन अगर वो काम आपका उस क्वालिटी का नहीं मिल रहा, और ऑब्वियसली नहीं मिलेगा क्योंकि लोग का माइंड स्ट्रेसफुल होगा, स्ट्रेस में इतना काम नहीं हो पाएगा। आई विल बी टोटली इम्पैक्टेड बिकॉज मे बी आई डोंट सपोर्ट द whatever rule they have imposed on the IT professionals, so मैं भी नहीं करता हूँ। क्योंकि मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मेरा 2 घंटे आने और जाने में लगता है, तो मेरा तो 14 घंटे वैसे ही हो जाता है। तो मैं इसके बाद मैं 14 घंटे काम और करूँगा तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है ना फिर तो इसलिए मैं भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। इतना अगर वर्किंग आवर्स इतना बढ़ा दिया जाएगा तो प्रोडक्टिविटी नीचे आ जाएगी, लोगों की जो वर्क लाइफ बैलेंस है उस पर कहीं ना कहीं सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। और यहाँ के गुरुग्राम के जो साइबर सिटी के जो आईटी प्रोफेशनल्स है वो कहीं ना कहीं कर्नाटका सरकार के इस मूव के खिलाफ नज़र आ रहे हैं। उनका जो मूड है वो कहीं ना कहीं से सपोर्ट नहीं करता है। दिल्ली से अतुल रंजन, NDTV इंडिया के लिए।